जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये रेखाएं क्या होती हैं, ग्लोब पर कुछ अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के नाम लिखे गए हैं, उनके नाम क्या होते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं ग्लोब पर खींचे जाने वाली अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं तथा ग्लोब पर खींचे जाने वाली देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर देखेंगे इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्या अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है। मान लेते हैं ये क्या है, ग्लोब है, यानी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, यानी हमारा अर्थ है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऐसे देखे होंगे आप लोग, ग्लोब पर ऐसे कुछ रेखाएं खींची जाती है, कुछ रेखाएं कैसे ऐसे सीधा खींची जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक ऐसे खींचा गया। ग्लोब पर ये जो रेखाएं खींची जाती हैं कैसी हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं, यानी पृथ्वी के समानांतर है। ठीक है, तो कह सकते हैं ग्लोब पर ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के क्या हो, समानांतर हो, या कह सकते हैं क्षैतिज रेखाओं को ही क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा कहते हैं। वे रेखाएं जो पृथ्वी के समानांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं। और वे रेखाएं जो पृथ्वी के कहाँ हो, ऊर्ध्वाधर हो। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधे लंबवत खींची गई हो। ठीक है, तो वे रेखाएं जो ग्लोब पर कैसी खींची गई हो, ऊर्ध्वाधर खींची गई हो, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ही देशांतर रेखा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, तो वे रेखाएं जो पृथ्वी के समानांतर खींची जाती हैं अक्षांश रेखा कहलाती हैं, और वे रेखाएं जो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, कहाँ खींची, ग्लोब पर खींची जाती है। कैसी हो, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर हो या ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर खींची गई हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। कि ग्लोब है, ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 360 रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर ऐसे हम लोग क्या खींचेंगे, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, पृथ्वी के समानांतर होती हैं। तो ऐसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, देख लेते हैं। अच्छा, ये रेखा लास्ट में जब खींचेंगे तो यहाँ एक पॉइंट के रूप में होगा, यहाँ एक पॉइंट के रूप में होगा। जो ऊपर वाला होता है, जैसे ये लाइन बीचों बीच खींचती है ना, इस बीचों बीच लाइन जो खींची गई है, इस रेखा के जो ऊपर का क्षेत्र होगा इसको कहते हैं उत्तरी क्षेत्र, और नीचे वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे, दक्षिणी क्षेत्र। यानी इसको, अच्छा ये गोला है ना, गोले का आधा हो गया, तो ऊपर वाले को ऐसे कह देते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कह देते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, ऐसे नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, ये जो नीचे का क्षेत्र, इस रेखा के नीचे का क्षेत्र होगा, इसको कह देंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको कह देंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो ये जो बीच में लाइन खींची गई है, इस लाइन का भी नाम है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, बट यहाँ जो हमको देखना है देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, ये जो बीचों बीच लाइन खींची गई, इसके ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, अब ऐसे उत्तरी गोलार्ध में खींचते हुए जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, ऐसे लाइन खींचते हुए यहाँ जाएंगे, यहाँ एक पॉइंट के रूप में मिलेगा। ये जो ऊपर का क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, उत्तरी, यानी ये जो पॉइंट है इसको कह देंगे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ये ऊपर वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को क्या कह देंगे, उत्तरी ध्रुव कह देंगे। नीचे वाला जो बिंदु है इसको क्या कहेंगे, इसको कह देते हैं दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे, अक्षांश रेखाएं। अब ऐसे खींचते हुए जाएंगे, कहां तक खींचते हुए जाएंगे, ये जो ये रेखा खींची गई है, ये रेखा क्या होती है, तो इसको 0 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, ऐसे खींचेंगे कहां तक जाएगा, ये 90 डिग्री ऊपर तक जाएगा। ठीक, ऐसे 90 डिग्री कहां तक जाएगा, नीचे तक जाएगा। ठीक, बट यहाँ 90 डिग्री पर, यहाँ 90 डिग्री पर, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। 90 90 कितना हो गया, 180, और एक ये क्या हो गया, 181। उनमें से दो क्या है, बिंदु के रूप में, ये रेखा नहीं है, ये क्या है, बिंदु है। इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये बिंदु के रूप में है। इसलिए कुल अक्षांश रेखाएं अगर पूछा जाएगा तो 2 घटा देंगे, 181 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 179। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 179 होती हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जा रहा है कुल अक्षांश कितने होते हैं, ठीक है, तो कुल अक्षांश कितने होते हैं, टोटल अक्षांश कितने हो जाएंगे, तो अक्षांश मिलके ये हो जाएंगे, अक्षांश कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। अक्षांश कितना हो जाएगा, 181। लेकिन अक्षांश रेखाएं अगर पूछता है कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं।
तो कुल देशांतर रेखाएं किसी ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो 360। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो कितनी खींची जा सकती हैं, 179। और अगर सिर्फ ये पूछता है कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 181 होते हैं। यहाँ दो कम क्यों है, क्योंकि ये दो ध्रुव के रूप में होते हैं। ऊपर वाला जो है उसको उत्तरी ध्रुव कह देते हैं, नीचे वाला क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ये एक बिंदु के रूप में भी होते हैं, इसलिए इनको रेखाओं में नहीं गिना जाता, क्योंकि रेखा बनने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। यहाँ पर एक एक बिंदु मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको रेखा में गिनती नहीं किया जाता। बात समझ में आया। अब आइए हम लोग देखते हैं ग्लोब पर कुछ रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, उनके खास नाम भी होते हैं। उनके नाम से प्रश्न कंपटीशन में हो गया या बोर्ड एग्जाम में हो गया, जिनमें भी ये टॉपिक होगा वहां ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, अक्षांश रेखा देखेंगे, ठीक है। तो ग्लोब बनाते हैं, ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया, यानी पृथ्वी है। ये क्या है, अर्थ है हमारा, ठीक है, यानी कह सकते हैं अर्थ का क्या है, ये ग्लोब है, ठीक। अब ग्लोब पर बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है, इस रेखा को क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताया। ये रेखा क्या होता है, अक्षांश रेखा। और इसका ये कोण कितने कितने कोण पे माना जाता है, 0 डिग्री कोण पर माना जाता है। तो इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये बीचों बीच बांट रहा है, इसको क्या करते हैं, बीचों बीच बांट रहा है। देखिए ग्लोब को बीचों बीच बांट रहा है कि नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अभी बताए थे ना, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। इसको बांटने वाली रेखा कौन है, विषुवत रेखा है। कौन सी है, विषुवत रेखा। इसी को कहा जाता है इक्वेटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है, इक्वेटर लाइन। समझ में आएंगे। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये जो बीच में लाइन खींची गई है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके ऊपर, अच्छा इधर वाला क्या है, नॉर्थ है, इधर वाला क्या है, साउथ है, अभी जस्ट बताएं। इसके ऊपर एक रेखा खींची गई है, ये अक्षांश रेखा है। कितने पर होता है, तो 23.5 डिग्री पर होता है। कहां पर होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, ठीक है। यानी विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर खींचा गया है, कहां, उत्तरी गोलार्ध में। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को ही, अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही नीचे कहाँ खींचेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ खींचेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। ये है कहाँ पर, तो 23.5 डिग्री साउथ में है। कहाँ पर है, 23.5 डिग्री साउथ। साउथ का मतलब क्या हो गया, दक्षिण में है। तो इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ पर खींचा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची हुई जो अक्षांश रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा क्या हो गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो खींची जाती है रेखा, अक्षांश रेखा, उसे क्या कहते हैं, मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। फिर ऐसे इसके ऊपर 66.5 डिग्री पर खींचा जाता है, ठीक है। ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम होता है आर्कटिक रेखा। इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। यहां लिख देते हैं, ये लाइन कौन सा हो गया, आर्कटिक रेखा हो गया, ठीक। अब ऐसे ही 66.5 डिग्री कहाँ खींचा जाता है, नीचे भी खींचा जाता है। इस लाइन को क्या कहते हैं, ये 66.5 डिग्री कहाँ पर है, साउथ में है। इस लाइन का नाम हो जाता है, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीक ऊपर ही क्या होता है, सूर्य होता है। इन्हीं दोनों रेखाओं पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। बाकी इन सब पे कैसे पड़ती है, तो तिरछा पड़ता है। तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा कैसा हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उष्ण। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां से कहां तक होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र होता है उसी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि सूर्य यहीं पर सीधा पड़ता है, ठीक है। इनकी जो किरणें होती है सूर्य से आने वाली, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है वहीं पर सीधी पड़ती है, ठीक। फिर उसके बाद इधर जाएंगे तो इधर कैसा क्षेत्र होगा, अच्छा एकदम साइड में अगर चले जाते हैं, एकदम ये उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यहाँ कैसा होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ तो सीधा पड़ेगा नहीं, तो यहाँ का मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा। इसको कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या कह देंगे, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध से सटा हुआ जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अब ये बीच वाला क्षेत्र हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, शीत, इसके अंदर क्या हो गया, उष्ण।
यानी इन दोनों को मिलाकर इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, ग्लोब पर हम लोग देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा तथा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। आर्कटिक रेखा तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही शीत कटिबंधीय क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाता है। ऐसे यहाँ बांट देते हैं दो भागों में, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे हो गया। ये नीचे वाला कहाँ सटा हुआ है, ये ध्रुव मतलब कह सकते हैं ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव में सटा हुआ है, यानी ध्रुव में सटा हुआ है। तो जो ध्रुव से सटा हुआ क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है टुंड्रा। इसको क्या कहते हैं, टुंड्रा कहा जाता है। और जो ध्रुव से दूर पर होता है क्षेत्र इसको कहा जाता है टैगा। ठीक है, क्या कहा जाता है, टैगा। तो टैगा और टुंड्रा कहाँ पर होते हैं, तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। ठीक, शीत कटिबंधीय क्षेत्र को जब दो भागों में बांट दिया जाता है तब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी ध्रुव से दूर वाला हिस्सा होता है उसे टैगा कहते हैं, जो ध्रुव के पास वाला हिस्सा होता है उसे टुंड्रा कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में, उनके भी नाम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, अक्षांश रेखाएं। ठीक, अब आइए हम लोग क्या देखेंगे, देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो रेखा खींची गई है ये रेखा कौन सी है, इसको कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा है। ठीक है, ये कैसे खींची गई ग्लोब पे, ऊर्ध्वाधर, इसलिए देशांतर रेखा होगी और कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसी रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये जो रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। ठीक है, इंग्लैंड के कहाँ से, ग्रीनविच से गुजरती है। तो ये जो लाइन दिख रही है 180 डिग्री देशांतर रेखा को ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है जहां से भारत का टाइम निर्धारित किया जाता है यानी समय निर्धारित किया जाता है, ये देशांतर रेखा कौन सी होती है, तो 86.5 डिग्री होती है। ठीक है, कितना होता है, 86.5 डिग्री देशांतर रेखा को ही भारत का तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। भारत का समय रेखा किसे कहा जाता है, तो 86.5 डिग्री देशांतर रेखा को ही भारत के समय रेखा कहा जाता है, यानी तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को मिलाकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ग्लोब बना देते हैं। ठीक है, ये कौन सी रेखा हो गई, ये देशांतर रेखाएं होंगी, ऐसे खींच देते हैं। कुछ देशांतर रेखाएं यहाँ पर खींच देते हैं, ऐसे कुछ क्या है, अक्षांश रेखाएं खींच देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये खींच दिए। यहाँ पर देखिए एक खाना बन रहा है कि नहीं, ऐसे इस तरीके से बन रहा है नहीं। ठीक है, मान लेते हैं ये ए वाला यहाँ से लिए है, यही है। ठीक है, ये एक क्या बन रहा है, बॉक्स की तरह, या कह सकते हैं वर्ग की तरह है। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा ये वाला अक्षांश रेखा, ये जो खड़ी लाइन दिख रही है देशांतर रेखा, ये खड़ी वाली लाइन क्या है, देशांतर रेखा, और ये लेटी हुई लाइन क्या है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है यानी कह सकते हैं दो क्रमागत अक्षांश रेखा या दो क्रमागत देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है, जैसे ये दो क्रमागत है, ये लगातार है, इनके बीच की जो ये दूरी दिख रही है कितनी होती है, 111 किलोमीटर होता है। ऐसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी ये होगी, ये भी कितना होगा, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, वैसे अगर समय में देखा जाता है तो ये समय में कितना होता है, तो 1 डिग्री अक्षांश कह दें या देशांतर रेखा कह दें, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, इसी से क्या किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के हिसाब से, ऐसे ही डिग्री के हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं, भारत का समय निकालते हैं, भारत की तिथि निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में हम चर्चा कर देंगे। बस यहाँ पर इतना देखना है, यानी दो देशांतर तथा दो क्रमागत देशांतर तथा दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होता है। अगर ये समय में देखा जाता है तो 1 डिग्री, जैसे एक से मान लेते हैं 1 डिग्री है तो ये 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री देशांतर रेखा है तो ये 2 डिग्री देशांतर रेखा होगा। इनके बीच का जो समय का परिवर्तन होता है, कितने समय का परिवर्तन होता है, 4 मिनट का परिवर्तन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा,
ग्लोब पर कुछ उपस्थित अक्षांश रेखाएं, देशांत रेखाओं के बारे में चर्चा कर ली है, उनके क्या क्या नाम होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।